हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आर के आई में। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे ITI सेकेंड ईयर के लिए इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है। तो आज हमारा प्रैक्टिस सेट 3 होगा। इससे पहले 2 प्रैक्टिस सेट हम अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। तो दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट में टोटल आपका 38 क्वेश्चन का हम डिस्कशन कराते हैं, ठीक है। और इससे पहले हम अपने यूट्यूब चैनल पे सारे इसका डिटेल वीडियो जो है इस क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन के साथ एनालिसिस करा दिए हैं। तो अगर आप नहीं देखे हैं, पहली बार जुड़े हैं, तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देन उसके बाद वीडियो सेक्शन में जाके वह सभी वीडियो जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। दोस्तों, जो क्वेश्चन है पहले क्या उसका आप आंसर देंगे, देन उसके बाद आंसर देखेंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस सेट का मेन यही फंडा होता है। तो चलिए फिर क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, पहला है क्वेश्चन, वाई सॉलिड पोल शुड आर यूज इन डीसी जनरेटर। दोस्तों, डीसी जनरेटर में जो ठोस पोल शू होता है, जो पोल में लगाया जाता है, ठीक है, का उपयोग क्यों किया जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। आपके ITI के एग्जाम में यह बार बार क्वेश्चन पूछता ही रहता है। ऑप्शन पहला है तांबे के नुकसान को कम करने के लिए। दूसरा, तांबे अवशिष्ट चुंबकत्व को बढ़ाने के लिए, जो रेसिडुअल मैग्नेटिज होता है उसको बढ़ाने के लिए। तीसरा है अवशिष्ट चुंबकत्व को कम करने के लिए। चौथा है चुंबकीय पक्ष के रिलक्टेंस को कम करने के लिए, ठीक है। तो इसका आंसर बताएंगे। तो दोस्तों, जो ये प्रश्न है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो आपका पोल शू होता है, पोल शू का प्रयोग चुंबकीय पथ होता है, जो मैग्नेटिक पाथ होता है, उसमें रिलक्टेंस को कम करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो रिलक्टेंस क्या होता है दोस्तों, जिस प्रकार इलेक्ट्रिकल में हमारा प्रतिरोध होता है, रेजिस्टेंस होता है, तो उस तरह मैग्नेटिक में क्या होता है, रिलक्टेंस होता है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस क्या करता है, टू अपोज ए करंट, यानी करंट का विरोध करता है। तो उस प्रकार रिलक्टेंस क्या करता है, टू अपोज ए मैग्नेटिक फ्लक्स, जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है उसका विरोध करता है, ठीक है। तो पोल शू का प्रयोग यही होता है कि चुंबकीय पथ के रिलक्टेंस को कम करना। दोस्तों, अगर रिलक्टेंस का मान कम हो जाएगा, ठीक है, एस से डिनोट करते हैं इसे, अगर इसका मान कम हो जाएगा तो एस बराबर होता है M/F/फाई। तो एस का मान अगर कम हो जाएगा तो फाई का मान ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि एस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल फाई होता है। तो जब फाई का मान ज़्यादा हो जाएगा तो ज़्यादा ज़्यादा वो फ्लक्स कटेगा और EMF जनरेट होगा, ठीक है, याद रखेंगे। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, बड़ी क्षमता के DC जनरेटर योक बनाने के लिए किस धातु का उपयोग करते हैं। तो VVI क्वेश्चन यह भी है, याद रखेंगे। बताएंगे इसका आंसर। पहला कास्ट आयरन है, दूसरा सॉफ्ट आयरन है, तीसरा एल्युमिनियम है, चौथा है रोल्ड स्टील। इसका आंसर बताएंगे आप। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। डी बिल्कुल सही हो जाएगा, रोल्ड स्टील, ठीक है ना। जो दोस्तों बड़ी क्षमता के जनरेटर होते हैं उसके योक जो बनते हैं वह रोल्ड स्टील के बनते हैं, रोल्ड स्टील के, या इसे हम कास्ट स्टील भी बोल सकते हैं, कास्ट स्टील के बनते हैं। और वहीं बात करें जो छोटे क्षमता के DC जनरेटर होते हैं उसके जो योक होते हैं वह कास्ट आयरन से बनते हैं, ठीक है ना, कास्ट आयरन से बनते हैं छोटे क्षमता के DC जनरेटर। दोस्तों, योक क्या होता है, तो देखिए योक जो होता है, योक को ही हम बॉडी बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। जो आपका मोटर होता है, जनरेटर का सेट होता है, उसके जो बाहरी आवरण होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, योक बोलते हैं। इसको आप याद रखेंगे। यहाँ पे बड़ी क्षमता दिया है तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगर ये छोटी क्षमता का देता तो ए हो जाता आंसर, है ना, याद रखेंगे। क्वेश्चन तीसरा है, DC जनरेटर में स्प्लिट रिंग का क्या क्या है, बताएंगे। पहला ऑप्शन है लगातार आउटपुट आवृत्ति देना। दूसरा, एक दिशा में आउटपुट बनाता है। तीसरा, विपरीत दिशा में आउटपुट बनाता है। चौथा, प्रत्यावर्ती कंडक्टर से आउटपुट एकत्र करता है, ठीक है। तो इसका आंसर आप बताएंगे। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। जो स्प्लिट रिंग होता है एक दिशा में आउटपुट बनाता है, यानी मेक्स आउटपुट इन द यूनिडायरेक्शनल, याद रखेंगे। और राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, DC जनरेटर में किस प्रकार का वोल्टेज
गतिशील रूप से प्रेरित होता है। तो इसका आंसर बताएंगे। पहला दिया है पल्सेटिंग वोल्टेज, दूसरा ऑसिलेटिंग वोल्टेज, तीसरा अल्टरनेटिंग वोल्टेज, चौथा दिया है डायरेक्ट करंट वोल्टेज। तो इसका आप राइट आंसर बताएंगे। तो दोस्तों इस पर का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। जो एसी करंट होता है, एसी करंट वह गतिशील रूप से प्रेरित होता है। याद रखेंगे, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्स के रूप में चिन्हित स्लॉट का उद्देश्य क्या है। दोस्तों जो एक्स के रूप में जो चिन्हित स्लॉट है उसका उद्देश्य क्या होता है। ऑप्शन पहला दिया है टू फिक्स द केवे, यानी कीवे को फिक्स करना, ठीक करना। दूसरा वायर परिसंचरण बनाने के लिए। तीसरा स्नेहक उद्देश्य के लिए, यानी फॉर लुब्रिकेशन के लिए। चौथा है फॉर इजी रिमूवल फ्रॉम सॉफ्ट। इसका आंसर आप बताएंगे दोस्तों। तो दोस्तों इस पास का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जो एक्स वाला भाग है टू फिक्स द के वे, यानी की वे को ठीक करने के लिए स्लॉट का उद्देश्य होता है। इस पास का राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन 6 है, डीसी जनरेटर में फील्ड कॉइल का उद्देश्य क्या है। तो बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। जो फील्ड कॉइल होता है उसका प्रयोग क्या है। पहला है एयर गैप में फ्लक्स को बढ़ाना, दूसरा मैग्नेटाइज करंट को कम करना, तीसरा है कुंडली फ्लक्स का निर्माण करने के लिए ध्रुवों को चुंबकित करना, ठीक है। चौथा है चुंबकीय पथ के रिलक्टेंस को बढ़ाने के लिए, चुंबकीय क्षेत्र के रिलक्टेंस को बढ़ाने के लिए। तो देखिए दोस्तों, जो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि टू मैग्नेटाइज द पोल टू प्रोड्यूस कॉइल फ्लक्स, जो आपका दो प्रकार की कुंडली होती है, एक स्टेटर वाइंडिंग होती है, दूसरा रोटर वाइंडिंग होती है। तो स्टेटर वाइंडिंग क्या होता है, मैग्नेटाइज करता है, ठीक है, मैग्नेटाइज करता है पोल टू प्रोड्यूस कॉइल फ्लक्स, यानी कॉइल को मैग्नेटाइज करता है फ्लक्स को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न 7 है, बड़े डीसी जनरेटर मशीन में पोल कोर बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये भी प्रश्न बहुत ही वीवीआई है, ठीक है। पहला सॉफ्ट आयरन, दूसरा कास्ट आयरन, तीसरा कास्ट स्टील, चौथा है स्टेनलेस स्टील। इसका आंसर बताएंगे आप। तो दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जो ढलवा इस्पात होता है, कास्ट स्टील होता है, बड़े डीसी जनरेटर में पोल कोर बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसका, कास्ट स्टील का। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्यों पोल कोर स्टॉपिंग डीसी जनरेटर में पतलित करते हैं, यानी वाई द पोल कोर स्टैंपिंग आर लेमिनेटेड इन डीसी जनरेटर। क्यों करते हैं। पहला घर्षण हानि को कम करने के लिए, दूसरा विंडेज लॉस को कम करने के लिए, तीसरा है हिस्टेरेसिस हानि को कम करने के लिए, चौथा है भवन हानि को कम करने के लिए, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, मेनली क्या होता है, डीसी जनरेटर हो, एसी जनरेटर हो, वो मैटर नहीं रखता है। जो बाइंडिंग होता है उसे जो लेमिनेट करते हैं, तो लेमिनेट करने का मेनली यही कारण होता है कि ईडी करंट लॉस को कम करना, ठीक है। जो ईडी करंट लॉस होता है उसे हम कम करना, मिनिमाइज करना। इसलिए हम क्या करते हैं, कोर में बाइंडिंग, सॉरी, कोर में क्या करते हैं, लेमिनेट करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आपका देखिए, लासेस जो होता है, कोर लॉस जो होता है दो प्रकार का होता है। पहला होता है एक हिस्टेरेसिस लॉस और दूसरा होता है ईडी करंट लॉस। तो ईडी करंट लॉस तो क्वेश्चन में बोला ही है कि जो कोर स्टैंपिंग करते हैं या लेमिनेट करते हैं तो ईडी करंट लॉस को कम करने के लिए, और हिस्टेरेसिस लॉस को कम करने के लिए सिलिकॉन स्टील का प्रयोग करते हैं, मिलाते हैं, है ना, याद रखेंगे। तो इस बार का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है। तो बहुत ही वीवीआई प्रश्न है ये भी। शंट जनरेटर का, सीरीज जनरेटर का, या डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का, या क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर का। तो इसका आंसर आप बताएंगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो होती है उस प्रक्रिया को जो प्रयोग करते हैं उसमें हम डीसी जनरेटर के रूप में शंट जनरेटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है दोस्तों। शंट जनरेटर में लगभग जो स्पीड होती है, जो फ्लक्स होती है वह समान होती है, ठीक है ना, और स्पीड भी लगभग समान होती है शंट जनरेटर में। राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है,
डीसी जनरेटर में कंपनसेटिंग वाइंडिंग का उद्देश्य क्या है? दोस्तों कंपनसेटिंग वाइंडिंग बहुत ही वीवीआई है प्रश्न, ठीक है। इसमें टोटल हम जो 38 क्वेश्चन लिए हैं वह सभी बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। आप लोग केयरफुली पढ़िएगा और उसे एनालिसिस करिएगा, ठीक है। ये इसमें से आपको 3 से 4 प्रश्न आपके मेन एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, गारंटी है, ठीक है ना। तो कंपनसेटिंग वाइंडिंग का उद्देश्य क्या होता है? तो दोस्तों जो कंपनसेटिंग वाइंडिंग होता है उसका जो मेन उद्देश्य होता है, जो न्यूट्राइज करता है डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को, ठीक है, यानी बीच चुंबकीकरण प्रभाव को बेअसर या कम करता है ना। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, न्यूट्रलाइज द डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, यानी बीच चुंबकीकरण प्रभाव को बेअसर करता है, कम करता है ना। याद रखेंगे, बहुत ही पीवीआई प्रश्न है। कंपनसेटिंग वाइंडिंग का प्रयोग न्यूट्रलाइज द डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि शंट फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध मान से ऊपर हो जाता है तो क्या प्रभाव पड़ता है एक डीसी जनरेटर में? क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन पहला दिया है, आउटपुट वोल्टेज पल्सेटिंग हो जाएगा, आउटपुट वोल्टेज सामान्य से ऊपर हो जाएगा, सी है जनरेटर वोल्टेज बनाने में विफल हो जाएगा, चौथा है जनरेटर सामान्य से वोल्टेज बनाता है, मतलब सामान्य रूप से वोल्टेज बनाता रहेगा। तो इस पर का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएंगे। तो देखिए दोस्तों, यदि शंट फील्ड प्रतिरोध कांतिक प्रतिरोध के मान से ऊपर हो जाता है तो दिक्कत क्या होगी कि जनरेटर फेल्स टू बिल्ड अप वोल्टेज, जनरेटर जो है वोल्टेज बनाने में विफल हो जाएगा। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया का प्रभाव क्या होता है? आउटपुट वोल्टेज बढ़ाना, आउटपुट वोल्टेज कम करना, तीसरा आउटपुट वोल्टेज स्पंदित हो जाना, चौथा आउटपुट वोल्टेज शून्य हो जाना। तो देखिए दोस्तों, जो आर्मेचर प्रभाव होता है, तो आर्मेचर प्रभाव क्या होता है, एक तरह से हानिकारक होता है, लॉस करता है। तो जो आर्मेचर रिएक्शन होता है उसके कारण क्या होते हैं, आउटपुट वोल्टेज डिक्रीज हो जाती है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, आउटपुट वोल्टेज को कम कर देता है क्या, आर्मेचर रिएक्शन, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इससे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में देखे थे कंपनसेटिंग वाइंडिंग का प्रयोग, ठीक है, न्यूट्रलाइज कर रहा था डीमैग्नेटाइज को। तो ये जो है आर्मेचर रिएक्शन का एक मेथड होता है, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आउटपुट वोल्टेज जो जाती है उसको कम कर देता है आर्मेचर रिएक्शन के कारण, क्योंकि लॉसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, आर्मेचर वाइंडिंग प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? यह भी प्रश्न बहुत वीवीआई है, लिख लीजिए आप लोग। मेगर का, मल्टीमीटर का, सीरीज टाइपोमीटर का, या केल्विन ब्रिज का? तो दोस्तों इसका आंसर बताएंगे आप। तो देखिए, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। यानी केल्विन जो ब्रिज होता है उसे हम लो वोल्टेज को मेजर करते हैं, ठीक है ना। लो वोल्टेज नहीं, लो रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं, ठीक है। जो केल्विन ब्रिज होता है, केल्विन ब्रिज से हम लो रेजिस्टेंस का मान ज्ञात करते हैं। तो हम जानते हैं जो आर्मेचर वाइंडिंग होती है उसमें दोस्तों 0.1 0.2 यानी लो रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन में यही बोला है कि जो आर्मेचर वाइंडिंग होती है उसका जो प्रतिरोध मेजर करते हैं वह किस उपकरण से करता है? तो किससे करते हैं, केल्विन ब्रिज से करेंगे, ठीक है, केल्विन ब्रिज से कर देंगे। दोस्तों जो मेगर होता है, बताना चाहेंगे मेगर को हम हाई रेजिस्टेंस के लिए, हाई इंसुलेटेड रेजिस्टेंस के लिए मेजर किया जाता है ना, याद रखेंगे। तो एक प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, केल्विन ब्रिज से हम आर्मेचर रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं। क्वेश्चन अगला है, शॉर्ट और ओपन सर्किट के लिए आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो यह भी बहुत वीवीआई प्रश्न है। पहला टोंग टेस्टर, दूसरा इंटरनल ग्राउंडर, तो तीसरा एक्सटर्नल ग्राउंडर, चौथा है डिजिटल मल्टीमीटर का। आंसर बताएंगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, शॉर्ट और ओपन सर्किट के आर्मेचर वाइंडिंग का जो टेस्ट करने के लिए हम मेनली प्रयोग किसका करते हैं, एक्सटर्नल ग्लाउरर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, एक्सटर्नल ग्राउलर का प्रयोग करते हैं शॉर्ट और ओपन सर्किट के लिए, है ना। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 दिया है और बहुत ही इम्पोर्टेंट यह भी प्रश्न है, डीसी मोटर के गति नियंत्रण विधि का नाम क्या है? इस फिगर में गति नियंत्रण विधि दिखाया गया है, इसका नाम क्या है बताना है। ऑप्शन पहला दिया है
फील्ड डायवर्टर विधि, दूसरा है फील्ड टैपिंग विधि, तीसरा वोल्टेज कंट्रोलिंग विधि, चौथा दिया है आर्मेचर डायवर्टर विधि। तो देखिए दोस्तों, ये जो आपका दिखाया गया है फिगर, तो इसमें जो है आर्मेचर कंट्रोलिंग विधि को दिखाया गया है, यानी इस पर का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आर्मेचर डायवर्टर जो विधि है, मेथड है, इसको दिखाया गया है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आर्मेचर डायवर्टर विधि को यह दिखाया गया है। याद रखेंगे प्रश्न को, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, सील्ड कॉइल के लिए किस वाइंडिंग तार का उपयोग किया जाता है, यानी विच वाइंडिंग वायर इज यूज्ड फॉर डीसी फील्ड कॉइल। दोस्तों जो सील्ड नहीं है, फील्ड कॉइल है। फील्ड कॉइल के लिए किस वाइंडिंग तार का उपयोग किया जाता है, तो देखिए दोस्तों, मेनली जो सुपर एनिमल कॉपर वायर होता है वह फील्ड वाइंडिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। याद रखेंगे। तो दोस्तों जो फील्ड वाइंडिंग होती है तो कौन सा तार प्रयोग करेंगे, सुपर एनिमल कॉपर वायर प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो इस पर का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बिल्कुल सही, सॉरी ए बिल्कुल सही हो जाएगा। सुपर एनिमल्ड कॉपर वायर का हम प्रयोग करेंगे डीसी फील्ड वाइंडिंग में, उसका मतलब वाइंडिंग बनाने के लिए। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। यह भी प्रश्न बहुत ही वीवीआई है, आप लोग जरूर इसे याद रखेंगे। आज का दोस्तों जितना भी क्वेश्चन लिए हैं सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी मशीन से जो प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, डीसी मोटर की गति गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। तो यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। देखिए, डीसी जो मोटर होती है उसमें एन बराबर होता है EB/φ। एन जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल फाई होता है, यानी नंबर ऑफ स्पीड, अगर आरपीएम बढ़ता है तो फ्लक्स का मान कम होता है। ठीक है, फ्लक्स बढ़ता है तो तो आपका आरपीएम जो रेगुलेशन पर मिनट है उसका मान कम होता है, और फ्लक्स समानुपाती आई होता है, आई समानुपाती टी के होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो सूत्र होता है आपका, जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एन जो होता है बराबर EB/φ होता है। ठीक है, याद रखेंगे। राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बाकी ये नहीं होगा, ए नहीं होगा। ठीक है, और ए भी नहीं होगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, 4 पोल डीसी मोटर के आर्मेचर में इनप्लेक्स यानी सॉरी डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग में कितने समांतर रास्ते होते हैं। तो देखिए, दो प्रकार की वाइंडिंग होती है डीसी मोटर में। जो आर्मेचर वाइंडिंग करते हैं दो प्रकार से करते हैं, पहला लैप वाइंडिंग करते हैं, दूसरा वेव वाइंडिंग करते हैं। तो लैप वाइंडिंग में ए बराबर पी रखते हैं और वेव वाइंडिंग में ए बराबर 2 रखते हैं, है ना। तो 4 पोल है, 4 पोल डीसी मोटर में डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग इन द आर्मेचर, तो आर्मेचर में कितने रखेंगे। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 2 रखेंगे। ठीक है ना, 4 पोल डीसी मोटर की डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग में कितने समांतर रास्ते होंगे, तो राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन है, डीसी मोटर में आर्मेचर के घूमने की दिशा कौन से नियम से निर्धारित करते हैं। तो बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यह प्रश्न पूछ चुका है। ठीक है दोस्तों, अभी रिसेंटली में LMRC यानी लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन निगम लिमिटेड का जो पेपर था उसमें यह प्रश्न पूछ दिया था, डीसी मोटर में आर्मेचर के घूमने की दिशा कौन सा नियम निर्धारित करता है। तो बहुत ही वीवीआई है, आपके हो सकता है कि आगामी ITI जो थ्योरी का क्वेश्चन एग्जाम होगा उसमें पूछ सकता है। तो देखिए इसमें क्या होता है, जो डीसी मोटर का आर्मेचर की घूमने की कौन सी दिशा होती है, तो मोटर में कौन सी होती है, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल होता है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दोस्तों जो फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम होता है वह डीसी मोटर के आर्मेचर के घूमने की दिशा को दर्शाता है। वहीं डीसी जनरेटर रहता तो उसमें जो घूमने की दिशा कौन निर्धारित करता, तो फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम, है ना। इसको आप याद रखेंगे। और दूसरी बात कैसे याद रख सकते हैं, तो देखिए दोस्तों, कभी भी हम जनरेटर को स्टार्ट करते हैं तो अपने दाहिने हाथ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नॉट फॉर बाएं, मतलब रेयर केस में बाएं हाथ जो होगा वह लेफ्ट करेगा, लेकिन प्रायः हम दाहिने हाथ से स्टार्ट करते हैं। तो इसलिए उससे हम याद रख सकते हैं कि अगर डीसी जनरेटर में दाहिने हाथ से घूमने की दिशा को ज्ञात कर सकते हैं तो एक बचा डीसी मोटर, तो उसमें बाएं हाथ का नियम हो जाएगा। वैसे आप ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 20 है, 20 है, डीसी मोटर का नाम क्या है। दोस्तों यह दिखाया गया है, डीसी मोटर का नाम क्या है आपको बताना है। तो देखिए सिंपली सा यह डीसी शंट मोटर को दिखाया गया है। ठीक है, जब भी आपका आर्मेचर के अगर समांतर में वाइंडिंग लगा है तो डीसी शंट मोटर का हो जाएगा। वही दोस्तों यहाँ ना वाइंडिंग लग के इसके सीरीज में लगता तो डीसी सीरीज वाइंडिंग हो जाता है ना, याद रखेंगे। इसके जो आर्मेचर है, आर्मेचर के जो समांतर में वाइंडिंग है तो डीसी शंट मोटर की यह वाइंडिंग है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन 21 है, डीसी मोटर में करंट की दिशा किस नियम से निर्धारित होती है। ठीक है, तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए दोस्तों, डीसी मोटर में जो है, जो करंट की दिशा होती है किसके नियम से निर्धारित होती है, तो फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल के द्वारा। ठीक है, अंतर उसमें है, जो आपका रोटेशन के नियम मतलब ज्ञात करने के लिए हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम का प्रयोग करते हैं, लेकिन डीसी मोटर में करंट की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, दोनों में अंतर है, आप लोग अच्छे से जरूर एनालिसिस कर लीजिएगा। तो इस पर का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, डीसी मोटर का प्रकार मतलब प्रकार के नाम क्या है। तो बहुत वीवीआई यह भी प्रश्न है। और दोस्तों देखिए, डीसी मोटर टाइप होता है 3 टाइप का। पहला शंट मोटर होता है, दूसरा सीरीज मोटर होता है और तीसरा कंपाउंड मोटर होता है। ठीक है, कंपाउंड का मतलब सीरीज और समांतर दोनों मिला हुआ रहता है। तो उसमें 2 प्रकार का होता है, डिफरेंशियल होता है, एक क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर होता है ना। तो यह जो आपको फिगर दिखाया गया है, तो दोस्तों यह कौन सा दिखाया गया है, यह शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर दिखाया गया है। ठीक है, कौन सा दिखाया गया है फिगर, शॉर्ट शंट। तो देखिए कंपाउंड मोटर में 2 प्रकार का होता है, एक डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर, एक क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर। डिफरेंशियल में भी 2 प्रकार का, क्यूमुलेटिव में भी 2 प्रकार का होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो डिफरेंशियल कंपाउंड होता है यह 2 प्रकार का होता है, एक लॉन्ग डिफरेंशियल लॉन्ग कंपाउंड मोटर होता है और एक होता है डिफरेंशियल शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर। ठीक है, वहीं बात करें क्यूमुलेटिव का, तो क्यूमुलेटिव भी 2 प्रकार का होता है, एक क्यूमुलेटिव लॉन्ग शंट होता है और एक क्यूमुलेटिव शॉर्ट शंट होता है। ठीक है ना। तो डिफरेंशियल इसमें जो फ्लक्स होता है वह डिफरेंस होता है फाई एस माइनस फाई एस ई। ठीक है, मतलब एडिंग प्रॉपर्टीज का नहीं होता है, डिफरेंस प्रॉपर्टीज का इसमें फ्लक्स एंटी क्लॉकवाइज में होता है। वहीं क्यूमुलेटिव जो होता है उसमें एडिंग पॉइंट का होता है। तो क्यू मतलब फाई फाई बराबर होता है फाई एस एच प्लस फाई एस सी होता है। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। तो दोस्तों जो आपका फिगर में दिखाया गया है, देखिए आर्मेचर के समांतर में एक वाइंडिंग है और जस्ट उसके बाद में दूसरी वाइंडिंग है, यानी एक यहाँ वाइंडिंग और एक यहाँ वाइंडिंग। तो अगर आर्मेचर के समांतर में जो वाइंडिंग है तो वो कौन सी है, आपका शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर है। और यहीं पे दोस्तों अगर देखिए, यहीं पे यहाँ ना रख के यहाँ से अगर हो जाता वाइंडिंग तो क्यूमुलेटिव लॉन्ग शंट हो जाता, लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर हो जाता, याद रखेंगे। अगर यह यहाँ न देकर यहाँ पूरा देता तो क्यूमुलेटिव लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर हो जाता, क्योंकि इसका जो देख रहे हैं तीर ये एडिशन टाइप है, यानी जोड़ प्रवृत्ति का है, फाई एस एच प्लस फाई एस ई है। अगर यहाँ पे एक तीर नीचे रहता एक तीर ऊपर रहता तो डिफरेंस नेचर का रहता। ठीक है, तो आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, या जो फिगर दिखाया गया है ऑप्शन डी दिखाया गया है, शॉर्ट शन कंपाउंड मोटर को दिखाया गया है। ठीक है ना, याद रखेंगे, बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। और दोस्तों सीरीज मोटर का तो जानते ही हैं, सीरीज में आर्मेचर के सीरीज में रहता है और शंट का आर्मेचर के समांतर में वाइंडिंग होती है। ठीक है, याद रखेंगे। प्रश्न अगला है, उपकरण का नाम क्या है। दोस्तों यह उपकरण दिखाया गया है, इसका नाम क्या है, मेगर है या फिर भू रेजिस्टेंस टेस्टर है या इंटरनल ग्राउलर है या एक्सटर्नल ग्राउलर है। तो ये जो फिगर दिखाया गया है यह दोस्तों एक्सटर्नल ग्राउलर को दिखाया गया है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, एक्सटर्नल ग्राउलर को दिखाया गया है। क्वेश्चन 24 है, यदि कॉइल पिच पोल पिच से कम है। ठीक है, कॉइल पिच जो है पोल पिच से कम है तो वाइंडिंग का नाम क्या है। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फुल पिच वाइंडिंग, हाफ पिच वाइंडिंग, लॉन्ग पिच वाइंडिंग या फिर शॉर्ट पिच वाइंडिंग। तो दोस्तों देखिए, अगर जो आपका कॉइल पिच है, कॉइल पिच अगर पोल पिच से कम है तो इसे हम बोलते हैं शॉर्ट पिच वाइंडिंग, इसे शॉर्ट कॉर्डेड वाइंडिंग भी बोलते हैं या शॉर्ट पिच वाइंडिंग भी बोलते हैं।
ठीक है ना, याद रखेंगे। राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, डीसी 4 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल से जुड़े श्रेणी प्रतिरोध का उद्देश्य क्या है? तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला, होल्डिंग कुंडली में करंट को सीमित करना। दूसरा, होल्डिंग कॉइल में करंट बनाए रखना। तीसरा, होल्डिंग को पकड़ में वोल्टेज बढ़ाने के लिए। चौथा है होल्डिंग कॉइल में वोल्टेज कम करना। तो इसका आंसर आप बताएंगे दोस्तों। तो देखिए, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जो 4 पॉइंट स्टार्टर होता है उसमें होल्डिंग कॉइल होता है जो जुड़ा होता है श्रेणी में, उसका मेन वर्क होता है होल्डिंग कुंडली में करंट को सीमित करना, यानी लिमिट द करंट इन होल्डिंग कॉइल। जो होल्डिंग कॉइल होता है उसमें करंट को लिमिट करना, यही कार्य होता है श्रेणी प्रतिरोध का उद्देश्य। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, जो स्टार्टर होते हैं डीसी में, स्टार्टर भी 3 प्रकार के होते हैं। एक 2 पॉइंट स्टार्टर होता है, 3 पॉइंट स्टार्टर होता है, 4 पॉइंट स्टार्टर। 2 पॉइंट स्टार्टर मेनली सीरीज, जो सीरीज होता है उसमें प्रयोग किया जाता है, और 3 पॉइंट स्टार्टर के लिए शंट मोटर में प्रयोग किया जाता है। वहीं जो आपका 4 पॉइंट स्टार्टर होता है तो शंट मोटर और कंपाउंड मोटर में प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये सब का वीडियो हम डिटेल अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियो सेक्शन में आप जाके आप ITI एग्ज़ाम करके प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें आप विजिट करके वहाँ से सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से देख लीजिए। हम सभी क्वेश्चन का एनालिसिस अच्छे से कराए हुए हैं। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन 26 है, डीसी सीरीज मोटर की किस गति नियंत्रण विधि का उपयोग इलेक्ट्रिक ट्रेन में के लिए किया जाता है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला फील्ड डाइवर्टर, दूसरा फील्ड टाइपिंग मेथड, तीसरा आर्मेचर डाइवर्टर मेथड, चौथा सप्लाई वोल्टेज कंट्रोल मेथड। तो दोस्तों देखिए, जो डीसी सीरीज मोटर की जो गति नियंत्रक होती है इलेक्ट्रिक ट्रेन में करते हैं, तो उसको क्या करते हैं? फील्ड डाइवर्टर मेथड का प्रयोग करते हैं, फील्ड डाइवर्टर विधि का प्रयोग करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, शंट फील्ड कॉइल को डीसी 3 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल के साथ श्रेणी में क्यों जोड़ा जाता है? ठीक है, तो दोस्तों मेनली किस लिए जोड़ते हैं? शंट फील्ड खुले होने की स्थिति में मोटर के लिए जोड़ते हैं। ठीक है, यानी प्रोटेक्ट द मोटर इन केस ऑफ ओपन शंट फील्ड। अगर शंट फील्ड ओपन है तो उस कंडीशन में प्रोटेक्ट के लिए हम जोड़ते हैं किसे? डीसी 3 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल को सीरीज में जोड़ते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 28 है, तो दोस्तों क्वेश्चन बोल रहा है डीसी मिश्रित मोटर में आर्मेचर धारा दिशा को बदलकर केवल घूर्णन की दिशा क्यों बदलती जाती है? ठीक है, पहला है रेटेड गति बनाए रखने के लिए, दूसरा है मोटर विशेषताओं को बनाए रखने के लिए, तीसरा आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव से बचने के लिए, चौथा है प्रिवेंट मोटर फ्रॉम ओवरलोडिंग से बचाने के लिए मोटर को। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, मोटर विशेषताओं को बनाए रखने के लिए। जो डीसी मिश्रित मोटर में आर्मेचर धारा की दिशा को बदलकर केवल घूर्णन की दिशा को बदलते हैं, उसका कारण होता है मोटर की विशेषता को बनाए रखने के लिए। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन 29 है, डीसी शंट मोटर में सामान्य गति से नीचे कौन सी गति नियंत्रित विधियां प्रदान करती है? तो जब दोस्तों जो सामान्य गति से नीचे होती है तो उसमें हम मेनली किस विधि का प्रयोग करते हैं? आर्मेचर कंट्रोल मेथड का प्रयोग करते हैं। याद रखेंगे, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो की लेंथ कुछ मतलब ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन उसे इशू नहीं है। आप टोटल क्वेश्चन का प्रैक्टिस 38 क्वेश्चन है, सभी को वीडियो को लास्ट तक जरूर देखकर प्रैक्टिस करके जाइएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 30 है, कौन सी कुचालक सामग्री श्रेणी बी के कुचालक की है? तो देखिए, इसका जो फार्मूला होता है यूट्यूब चैनल पे हम करवा दिए हैं सेपरेट वीडियो, इब YAEB इब FHC, तो इसके बारे में हम करा दिए हैं डिटेल, तो आप लोग वीडियो वहाँ से जरूर देख लीजिएगा। श्रेणी जो बी प्रकार का होता है वह किस में होता है? इसमें कौन सी आती है श्रेणी में? फाइबर ग्लास आता है। ठीक है ना, फाइबर ग्लास आता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, इसमें फाइबर ग्लास आता है। क्वेश्चन अगला है, श्रेणी एफ इंसुलेशन का तापमान क्या होता है?
तो दोस्तों श्रेणी एफ का जो तापमान क्या होता है, तो देखिए श्रेणी जो एफ होता है उसका 155 होता है, ठीक है। और सी जो होता है 180 होता है, ठीक है। वाई जो होता है 90 होता है। इस सब का हम सीरीज करा दिए हैं, तो आप लोग नहीं देखे हैं तो वीडियो सेक्शन में जाके जरूर देख लीजिएगा, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है सब क्लास। क्वेश्चन 32 है, निरंतर गति ड्राइव के लिए किस प्रकार डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है। तो निरंतर गति ड्राइव के लिए दोस्तों हम डीसी शंट मोटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और राइट आंसर इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, लिफ्ट में किस प्रकार की डीसी मोटर का उपयोग करते हैं। तो यह भी बहुत वीवीआई प्रश्न है। लिफ्ट में हम प्रायः किसका प्रयोग करते हैं, डीसी क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर का प्रयोग करते हैं लिफ्ट के लिए, ठीक है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, गति नियंत्रक का कौन सा तरीका डीसी श्रेणी मोटर में रेटेड गति से नीचे गति देता है। तो कौन देता है दोस्तों, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, आर्मेचर डायवर्टर मेथड देता है, ठीक है। आर्मेचर डायवर्टर मेथड, राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, डीसी मोटर को संचालित करने के लिए आर्मेचर सर्किट में कार्बन कंपोजिट ब्रश आवश्यक क्यों होता है, ठीक है। तो क्यों होता है इसमें दोस्तों, मेनली इसका कार्य होता है प्रारंभिक बलागुण को बढ़ाना। जो कार्बन कंपोजिट ब्रश होता है इंक्रीज द स्टार्टिंग टार्क, राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, सीरीज मोटर बिना भार के आरंभिक उच्च बलागुण और गति पर क्यों पैदा करती है, क्यों करती है, बैक ईएमएफ अब्सेंस होने के कारण करती है, ठीक है ना। तो इस पर का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जो दोस्तों जो बैक ईएमएफ होता है वह अब्सेंस होता है, शुरुआत में नहीं होता है, इस कारण से तेज हो जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में शुरू करने के समय श्रेणी क्षेत्र को लघुपतित क्यों किया जाता है। तो क्यों किया जाता है दोस्तों, तो मेनली देखिए टू मेंटेन प्रॉपर डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, यानी रोटेशन ही उचित दिशा बनाए रखने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, डीसी स्टार्टर के लिए प्रतिरोध को शुरू करने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों मेनली जो डीसी स्टार्टर होता है प्रतिरोध को शुरू करने के लिए यूरेका का प्रयोग किया जाता है ना। राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, यूरेका का प्रयोग किया जाता है स्टार्टर में, ठीक है। तो दोस्तों ये रहे हमारे टोटल 38 क्वेश्चन, जो कि आज का सेट बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। सभी वीडियो को अच्छे से आप लोग देखिएगा और अपने सारे दोस्त में ज़्यादा ज़्यादा आप लोग फॉरवर्ड कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको आईटीआई के ज़्यादातर जो इलेक्ट्रीशियन के छात्र हैं उनके लिए हम वीडियो बनाते हैं, ठीक है। तो वीडियो को अगर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं इसके प्रैक्टिस सेट 4 में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।